नमस्कार, स्वागत है आवाज़ अड्डा में। और आज एक विशेष प्रोग्राम हमने सोचा किया जाए। हम लोग 2023 की दहलीज पर हैं एकदम, और 2023 में बहुत कुछ होगा, उसके बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, शोज़ वगैरह कर रहे हैं। इकोनॉमिक परिदृश्य क्या होगा, मार्केट का आउटलुक क्या होगा, टेक्नोलॉजी का आउटलुक क्या होगा, लेकिन पॉलिटिकल आउटलुक और इको पॉलिटिकल आउटलुक की चर्चाएं आमतौर पे लोग इस तरह से नहीं करते। तो हमने सोचा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि भारत में अगर हम देखें ख़ास तौर पे, तो 2023 के साल में करीब 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। उसके बाद साल ख़त्म होते ही हम लोग लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ने लगेंगे, और इस बीच कई सारी और चुनौतियां हैं जो आर्थिक फ्रंट में हैं। उनको भी राजनीति के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति है, सब कुछ वही तय करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एक चर्चा बनती है और विद्वानों के साथ बनती है, जो बड़ी पारखी नज़र रखते हैं, जो इकॉनमी की पल पल चीज़ों को ट्रैक करते हैं, समझते हैं। तो उनके ज़रिए एक आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लगे कि 2023 कैसा रहने वाला है पॉलिटिकली और इको पॉलिटिकली, यानी जिसमें राजनीतिक फैसले अर्थशास्त्र को भी तय करते हैं। क्योंकि वो बड़ी पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स इज़ फादर ऑफ ऑल साइंसेज, और वो चिरकालिक है, वो हमेशा सत्य साबित होती है। तो इसको मिला के हम लोग एक चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जो विषय जो हमने थोड़ी सी आपसे चर्चा की कि पॉलिटिक्स होगी, विधानसभा चुनाव होंगे, मुद्दा क्या बड़ा बन सकता है, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपने आप को संगठित करेंगी या कर पाएंगी भी कि नहीं कर पाएंगी, ये सब तमाम विषय होंगे जिस पे हम बातचीत करेंगे। और डेफिनेटली उसमें आर्थिक पहलू भी ज़रूर आएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बेहद ख़ास विद्वानों का पैनल है, मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। बहुत करीब से मार्केट को समझते हैं, देखते हैं, और आज का अखबार नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है सर का। इसके साथ ही CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सेफोलॉजिस्ट भी हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीति पे तो खैर गहरी पकड़ है ही है। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, लंदन में रहते हैं, लेकिन भारत की हर एक खबर पे, हर एक घटना पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, और BBC हिंदी को दशकों तक उन्होंने हेड किया है। तो उसका अनुभव का भी हम लोग लाभ उठाएंगे। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और राजनीतिक चिंतक के तौर पे अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास परिचर्चा में। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक बहस नहीं है, ये एक विचार चर्चा है, जहाँ पे हम लोग 2023 को समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल एंगल से, इको पॉलिटिकल एंगल से। तो प्रदीप सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। और जो 2023 में एक पॉलिटिकल लैंडस्केप बनने की स्थिति बन रही है, वो आप कैसे देखते हैं? मोटे तौर पे 2023 कैसा रहेगा पॉलिटिकली? पहले देखिए, 2023 को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से देखें, चुनौतियां बहुत हैं। और चुनौतियां ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के सामने या किसी एक देश के सामने है। अपने देश की बात करें तो वेस्ट में जो स्लो डाउन या मंदी की आहट सुनाई दे रही है, उसके असर से तो हम अछूते नहीं रहेंगे। तो 2023 का खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट हाफ होगा वो ज्यादा ज्यादा कठिनाई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये तैयारी का साल है लोकसभा चुनाव का। उससे पहले 9 विधानसभाओं के, और हो सकता है कि 10 विधानसभा के चुनाव हो जाए, अगर जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे में हर पार्टी के लिए मौका है अपनी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने, अपनी बात से लोगों को सहमत कराने, और उसके आधार पर वोट लेने का मौका है, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो। राष्ट्रीय दलों के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती होती है लोकसभा चुनाव की। वैसे ये नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय दलों के सामने नहीं होती है, लेकिन स्टेक राष्ट्रीय दलों के ज्यादा बड़े होते हैं। क्षेत्रीय दलों के लिए अपने राज्य में अगर विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उनका सबसे बड़ा स्टेक वहीं पर होता है। तो 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों में, उसमें मुझे लगता है कि अगर सत्तारूढ़ दल बीजेपी की नजर से देखें तो कर्नाटक सबसे कठिन चुनाव होने वाला है। कर्नाटक में चुनौती बहुत बड़ी है और बीजेपी वहां पीछे है आज की तारीख में, जो मुझे समझ में आता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा 2018 के चुनाव में कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट था और कांग्रेस जो है कुछ सीटों से आगे निकल गई थी।
इसी तरह से बाकी राज्यों में देखें, एक राज्य दिखता है बीजेपी की दृष्टि से जो बहुत, जहां बीजेपी मुतमईन होगी कि वो पिछले चुनाव से बहुत बेहतर करने जा रही है, और वो है तेलंगाना। राजस्थान में बीजेपी जो है मध्य प्रदेश की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कुल नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स हैं, मतलब 4 हैं, पहले दौर में 3 है, एक जो है दूसरे दौर में है। तो उसमें बीजेपी पहले से जो है, जो 2014 से पहले उसकी स्थिति थी, उससे बेहतर स्थिति में है। तो कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये अभी मुझे लगता है कहना जल्दबाजी होगी। इन चुनावों का असर उन राज्यों की राजनीति तक ज्यादा सीमित रहेगा, लेकिन हर चुनाव का असर अगले आने वाले किसी भी चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा, उस पर कार्यकर्ताओं के मनोबल, पार्टी के मनोबल, नेता के मनोबल पर तो पड़ता है। प्रदीप सर, आपने एक बात कही, डेफिनेटली इसमें राष्ट्रीय दलों के ज़्यादा स्टेक है, खासतौर पर बीजेपी के ज़्यादा स्टेक, क्योंकि वो कई सारे राज्य हैं जहाँ पे वो सरकार या तो रिगेन करना चाहेंगे या ऑलरेडी है तो वहाँ पे मेंटेन करना चाहेंगे। आपने तेलंगाना का स्पेशल जिक्र किया, वहाँ पे क्यों आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा खास है इनके लिए? तेलंगाना इसलिए कि अगर आप देखें परसेप्शन की राजनीति में 2 चीजें होती है, एक जमीन पर आपकी स्थिति, दूसरा जो पब्लिक परसेप्शन बनता है। पब्लिक परसेप्शन में सिर्फ 3 विधानसभा सीट होने के बावजूद बीजेपी जो है नंबर 2 की पार्टी नजर आ रही है। वो बिल्कुल स्थिति उसकी लगभग वैसी है जैसी पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव से पहले थी। 3 सीटें थी सिर्फ विधानसभा में, और वो जो है सीधे प्रतिद्वंदी बन गई टीएमसी के सामने चुनौती देने के लिए। सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। मुझे लगता है तेलंगाना में भी शायद उसी तरह का रिजल्ट होगा जिस तरह का पश्चिम बंगाल में हुआ, कि बीजेपी एक बड़ी छलांग लगाएगी, लेकिन वो जो है विनिंग लाइन क्रॉस कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है। और कांग्रेस और टीडीपी पहले से ही वहां पर ज्यादा कुछ उसका असर नहीं रहा। राज्य के विभाजन के बाद कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। अभी जो एक बाई इलेक्शन हुआ, जो कांग्रेस के एमएलए के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी, जो सीट जीती हुई थी कांग्रेस की, वहां कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो इसलिए लगता है कि बीजेपी पहले की पिछले चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा करने वाली है। ओके, तो ये एक बड़ा फास्ट फॉलो कांग्रेस में